Good afternoon, everyone. Before starting the meeting, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोगों ने अपने अपने माइक्रोफोन और वीडियोस बंद रखना। तो चलो आज के अपने वेबिनार को शुरुआत करते हैं। आई अभिजीत मेन वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिजीत मेन एकेडमी। आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट ईयर से 16 मार्च 2020 से कोविड के कारण एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। नाउ स्पेशली डीलिंग विद द इंजीनियरिंग, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आप लोगों का नॉलेज हो, तो कोई भी चीज़ का इम्पोर्टेंस रह नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग प्रमोटेड इन द नेक्स्ट ईयर, राइट? तो वही आप लोगों को पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंस, इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंस क्रिएट होने के लिए आज अपन ने ये वेबिनार रखा है। तो आज के अपने वेबिनार को आज के जो चीफ गेस्ट है और चीफ स्पीकर है वो है मिलिंद पाटनकर सर, जो कि डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिन्होंने 3 बार एमपीएससी की एग्जाम क्रैक किए, और वो सेक्रेटरी है इंडियन इंजीनियर्स फेडरेशन के, और वाइस प्रेसिडेंट है गैजेटेड इंजीनियर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र के। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट द मिलिंद पाटनकर सर टू से फ्यू वर्ड्स एंड गिव गाइडेंस टू अस. मिलिंद सर. ओके, थँक्यू. तुमच्या नवीन जनरेशनच्या या वेबिनारमध्ये मला बोलवल्याबद्दल आय एम व्हेरी मच थँकफुल टू अभिजीत मेन अकॅडमी, ऑल द टीम ऑफ अभिजीत मेन अकॅडमी हू इन्व्हाइट मी हियर. Actually, I'm really pleased to talk with you, to share some experiences which I have taken in my life, especially regarding the work in the government, and at the same time, after the education, what we need to do while facing our regular life, being as an engineer, being as a human being, while working in the services, or while working as a businessman, or while working as an administrator. We have too many skills with us. हमको बहुत सारी skills जरूरी होती है हमारी जिंदगी में यश मिलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. So I'll be always happy to talk with those students or those guys who are having their dreams in their heads, dreams in their eyes, and you all who are in this webinar. I think everyone is having their dreams in their eyes. They're having wings of fire because everyone want to do something in their life. And so I'm happy, and I'm a little bit eager to talk with all of you. एक इसलिए भी कि तुम्हारे जो आंखों में सपने हैं वो पूरे करने के लिए तुम्हें जो अभी शक्ति मिल रही है वो यहाँ से शुरू होती है, और वो शक्ति सही ढंग से यूज की जाए, सही ढंग से अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो स्काई इज द लिमिट फॉर योर सक्सेस. मैं आपके साथ में इसलिए भी आया हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस मोड़ पर आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उस मोड़ से आप बहुत दूर तक और बहुत अच्छी तरक्की करके बहुत अच्छी जगह तक जा सकते हैं. पर होता ऐसा है कि ये जो तुम्हारा एज है, ये जो तुम्हारी स्टेज है, ये स्टेज एक डिसीजन मेकिंग स्टेज जैसी होती है. नॉट एक्जैक्टली डिसीजन मेकिंग आई विल से, बट दिस इज लाइक टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ. एंड एट दिस स्टेज एंड दिस एज, if you come across some unexpected hurdles, the way like you are facing by the corona, all the world is facing this corona disease, तो इससे तुम्हारी जो रूटीन चाल है, जो तुम्हारी जो खुद की स्पीड है, या तुम्हारा जो लर्निंग का एक सिस्टम होता है, उसमें कहीं तो भी डिस्टर्बेंस पैदा हो गया है. एंड देन यू नीड टू बी ऑन अ स्ट्रीम लाइन वेर यू वांट टू गो. आपको जिस रास्ते पर जाना है उस रास्ते पर आपने रहना जरूरी होता है. और मैं इसलिए थोड़ा सा रेफरेंस आपको बता रहा हूँ क्योंकि जैसे अभिजीत सर ने आपको भी बताया कि मैंने खुद ने एमपीएससी एग्जाम्स क्रैश की है. एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करके सर्विसेज में आना एक पर्टिकुलर ड्रीम बहुत सारे लोगों का होता है. उसके साथ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने बिजनेसेस करने आए.
आप सब लोग अगर इंजीनियरिंग करने आ रहे हो तो आपका सबका प्रोफेशनल बेस है, प्रोफेशनल एजुकेशन आप ले रहे हो, इसकी बेस पर आपको बिजनेस भी अच्छी तरह से करते आते हैं, सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी होती है, आपसे एडमिनिस्ट्रेशन की उम्मीद की जाती है, और इसके लिए आपके पास अपना खुद का इनपुट होना जरूरी होता है। आई थिंक all of guys who are having 11th 12th pass are coming to first year second year engineering right now or aiming to do so, इस बेस पर तुम्हारा कुछ बेसिक्स अच्छे होना जरूरी होता है। तो बात ऐसी है कि अगर गवर्नमेंट के तरीके, गवर्नमेंट के सिस्टम्स, गवर्नमेंट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो समय के हिसाब से बदलता रहे। मेरे समय में कुछ अलग रूल्स थे, तुम्हारे समय में कुछ अलग आए हैं, अब कोरोना आ गया है तो कुछ अलग ढंग से आ गए हैं, और उसके ढंग से आपको उस टाइम में रहना पड़ता है। लेकिन फाइनली आपका जो लाइफ टाइम में अचीवमेंट होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने खुद में कितनी कैपेसिटीज डेवलप की है। आपकी कैपेसिटी डेवलप करने के लिए आपको बेसिकली बाय नॉलेज और फिजिकली भी स्ट्रांग होना जरूरी है। और वो फिजिकल स्ट्रांगनेस तो I will wish and I will also tell you कि you keep with you, you do the sports, you play the games, you have the gyms, सब करके आपको फिजिकली अच्छा रहना ही है, पर व्हाट जहाँ तक मेंटली स्ट्रांग रहने का, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहने का जहाँ तक सवाल पैदा होता है, आपका स्टडीज, आपका वे ऑफ थिंकिंग भी ठीक से होना जरूरी है। ठीक से होने से ही ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि ये प्रॉपर लाइन में या प्रॉपर स्ट्रीमलाइन होना जरूरी है ताकि आप अपना गोल अचीव कर सको। और देखा यह जा रहा है तुम्हारे एजुकेशन में, जब हम हमारे स्कूल में थे तो बात अलग थी। हम लोग छड़िया खा करके पहले क्लास में से दूसरी क्लास में जाते थे, दूसरी में से पांचवी में छठी में जाते थे। हमको बहुत बार मार पड़ती थी, हम फेल होते थे तो उसी क्लास में बैठा करते थे, फिर हमको दूसरे क्लास में जाने के लिए और एक साल वेस्ट करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट के फंडामेंटल चेंज हो गए हैं, 9th क्लास तक डायरेक्टली प्रमोटेड करते हैं। हमें दुख कभी कभी इस बात का होता है कि इस प्रमोशन में एक आधा बच्चा ऐसा न रह जाए जिसको पिछले क्लास का कुछ समझा ना हो, किसी कारण से, किसी भी कारण से उसका, कभी वो बीमार हो गया इसलिए हो, कभी उसका ध्यान नहीं था, बच्चे होते हैं खेलने में ध्यान रहता है, कभी स्पोर्ट्स में ध्यान रहता है, कोई बच्चा आर्टिस्ट होता है तो उसका आर्ट में ध्यान लग जाता है, तो ये कोई गलत चीज थोड़ी ना है। पर इसकी वजह से अगर कोई एक आधा उसका सब्जेक्ट समझने का रह जाता है तो उसका गौर न करते, उसको सीधे दूसरे क्लास में गवर्नमेंट ने भेज देने का जो स्ट्रैटेजी अपनाया है, उस स्ट्रैटेजी में एक धोखा सामने ये आ रहा है कि कुछ चीजों का नॉलेज हमें होता नहीं है और हम सामने चले जाते हैं, और फिर सामने जाने के बाद में जब पता चलता है कि अरे ये चीज मुझे आती नहीं है, तो मुश्किल पैदा होती है, या फिर उसके बेस पर हमें जो सक्सेस मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। सेम कंडीशन अभी तुम्हारे इंजीनियरिंग के इसमें आई हुई है, मैंने देखी है, मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया है। मला वाटतं मी थोडंसं मराठीत बोललेली चालेल, कारण खूप सगळी नाव मला मराठी दिसत आहेत. सो विल टॉक इन द इंग्लिश, दॅट इज व्हॉट कॉल इंग्रजी, हिंदी अँड मराठी मिक्स लँग्वेज. तुम्हाला मला एक गोष्ट अजून ही सांगितली पाहिजे की तुम्हाला तुमचे नॉलेजेस, तुमचा बेस हा चांगला असणं हा तुमच्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी म्हणून नाही, किंवा तुमच्या व्यावसायिक तुम्हाला जी कामं करतात त्यासाठी म्हणून नाही, तर तुमच्या एकूणच लाईफस्टाईलसाठी चांगला असणं आवश्यक आहे. आणि गेल्या वर्षभरापासून एक्झाम माझ्याबरोबर, माझ्यासोबत खूप सगळे ज्युनियर्स जॉईन आहेत. मी पीडब्ल्यूडीला डेप्युटी इंजिनियर म्हणून सर्व्हिस करतो, आणि माझ्यासोबत नवीन 2 वर्षापूर्वी एमपीएससी करून जॉईन झालेली पोरं तुमच्यापेक्षा थोड्याशा जास्त वयाची जी आहेत ती आहेत, काही थोडीशी तुमच्या बरोबरीची आहेत, काही त्याच्यापेक्षा जास्त वयाची आहेत. आणि या पोरांशी बोलताना, यांच्यासोबत काम करताना माझं असं लक्षात येते आहे की काही काही विषय या लोकांनी लक्ष न घातल्यामुळे यांना समजलेलेच नाहीये. आणि मग होतं कसं की हे विषय जर तुम्हाला समजलेले नसेल तर तुम्ही कामात सक्सेसफुल होत नाही. जर तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम काढायची असेल तर तुम्हाला सगळा बेसिक, मला माझी एक्झाम काढतानाचा अनुभव मी तुम्हाला थोडासा सांगितला पाहिजे असं अपेक्षा असेल अभिजित मेन अकॅडमीची. त्यासाठी त्यांनी मला एमपीएससीचा स्टुडंट म्हणून कॉल केलाय. एमपीएससीच्या एक्झाम्स करताना एमपीएससी ह्या तुमचा पर्टिक्युलर विषयाचा नॉलेज पाहत नाही, तर तुमचा ओव्हरऑल अंडरस्टँडिंग किती आहे हा पाहते. मी तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो, जेव्हा मी फायनल इयर झाल्यावर इंजिनिअरिंगच्या अभ्यासाला बसलो होतो तेव्हा मी फर्स्ट इयर सेकंड इयरला जी पुस्तकं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सारखी विकत घेतलेली नव्हती, ती मी त्यावेळेस विकत घेतली स्वतःची. त्यावेळी मी लायब्ररीतून घेतली होती कॉलेज करताना, पण मी स्वतःची घेतली ती याच्यासाठी की माझ्या स्वतःच्या हातच्या केलेल्या अंडरलाईन्सच मला जास्त चांगल्या समजतात. त्या आपल्याजवळ असल्या की मग मी पहिल्या एमपीएससी नंतर दुसरी एमपीएससी आरामात करू शकलो, दुसरी नंतर तिसरी आणखी आरामात करू शकलो.
हे तुम्हाला तुमचं स्वतःचं इनपुट तयार करावं लागतं. त्याच्यासाठी तुम्हाला बेसिक सगळं तुमच्याजवळ असलं पाहिजे आणि ते बेसिक जर तुम्हाला आता असेल तर तुमचा इंजीनियरिंग कॉलेजचा पहिल्या ईयर पासूनचा जो अभ्यासक्रम है फर्स्ट ईयर से तुमने जो भी चालू किया है वो सभी तुमको ठीक से समझ लेना जरूरी होता है, वरना फिर फाइनल में जाके ट्यूशन लगाने वाले बहुत सारे बंदे मैंने देखे हैं जिनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम करनी पड़ती है वो भी। और फिर जब हमारे जैसे सर्विस में आ जाते हैं तो हमको भी पुरानी बुक्स निकालना पड़ता है। अभी भी मेरे पास में कुछ बुक्स पड़े हैं जो फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग की है जो मुझे कभी कभार निकालने पड़ते हैं मटेरियल टेंथ वगैरह से। तो द पॉइंट इज दैट कि अभी तुमको 10th 11th तक बोर्ड्स एग्जाम में जो भी डिसीजन लेके यहाँ तक लाया है उसको हम पीछे नहीं ले जा सकते। वो तो तुम्हारा हो गया, किसी भी ढंग से तुम 11th 12th में लाए होंगे, आ गए हो और तुमने अपने हिम्मत पर ये प्रूव करके दिया है कि यू आर गेटिंग गुड स्कोर्स गुड मार्क्स एंड तुम अभी इंजीनियरिंग में मेडिकल में या यानी प्रोफेशनल एग्जाम्स में एडमिशन लेने के लिए काबिल हो गए हो। अब बात ये आती है की यहाँ से आगे तुम जो पढ़णे जाओगे तिथून पुढे तुम्ही जे शिकणार आहात त्याचा बेस पक्का असणार आहे का? तो बेस पक्का तुम्हाला तुमच्या यशासाठी असला पाहिजे। आणि मी आत्ता आत्ता जे बातम्या ऐकतो त्याच्यामध्ये मला असं दिसलं की युनिव्हर्सिटी तुम्हाला फर्स्ट इयरला करोनामुळे तुमच्या एक्झाम्स ऑनलाईन घेते आहे। ऑनलाईन एक्झामला बसलेल्या स्टुडंट्स मी पाहिले तर माझ्या असं लक्षात आलं की ऑनलाईन स्टुडंटला एक्झाम देताना त्याला सरळ तिथे टिक मार्क करायचे असतात। ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम तुमच्या आहेत, टिक मार्क करताना तुम्हाला गेसिंग करून किंवा आपल्या भाषेत काहीतरी तुकड्या मारून किंवा काहीतरी कुठली कॉपिंग करून असं सुद्धा तुम्हाला करायला चान्स मिळतो। ऑनेस्टली तुम्ही पेपर देत असाल किंवा टिक मार्क करत असाल असा मी विश्वासात समजतो, परंतु समजा तसं झालं नाही किंवा एखाद्या वेळेस चुकून या पेपर टिक मार्कच्या सिस्टीम मध्ये हा ड्रॉबॅकच आहे। मला एक सांगा, तुम्हाला 100 मार्काचा 300 मार्काचा पेपर किंवा 100 मार्काचा पेपर जर टिक मार्कसाठी दिला आणि चौथ्या वर्गातल्या पोराला म्हटलं काहीतरी टिक मार्क कर, तर तो एबीसीडी पैकी काहीतरी टिक मार्क करेल आणि त्याला 10-12 मार्क कुठेतरी टिक मार्क बघायला मिळतीलच। याचा अर्थ त्याला 10-12 मार्काचं नॉलेज त्या सब्जेक्टचं आलं असं होत नाही, कारण टिक मार्कला ऑप्शन असल्यामुळे कुठेतरी मार्क्स कव्हर होतातच होतात। तुम्ही खूप चांगले मिळवतात ही चांगली गोष्ट आहे, पण हे मिळवताना याचा जो डीप स्टडी आहे किंवा याचा जो बेसिक समजण्याचा विषय आहे तो बरेचदा कमी समजून घेतला जातो असं लक्षात येते आहे। म्हणून मला तुम्हाला आता आवर्जून हे सांगितलं पाहिजे पहिल्यांदा की तुमचे या वर्षातले जे काही विषय असतील ते विषय परीक्षेसाठी तुम्ही कसे तयार करता हा विषय बाजूला न ठेवता तुम्ही ते विषय तुमचा टेन्थ ऑफ मटेरियल्स असेल, तुमचा पहिल्या वर्षाच्या ड्रॉइंगचा विषय असेल, तुमचा विशेष ज्याच्यावर सगळं इंजिनिअरिंग डिपेंड आहे तो मॅथमॅटिक्स असेल। मॅथमॅटिक्स म्हणजे नुसतं गणित नाही आहे, लक्षात घ्या मॅथमॅटिक्स हा एक माइंड सेटअप आहे। टाइम अँड मोशन स्टडी नावाचा एक विषय तुम्हाला पुढे हळूहळू येईल। मॅथमॅटिक्स नावाचं एक लॉजिस्टिक आहे, म्हणजे न्यूटननी वरून झाडावरून पडणारं सफरचंद जमिनीवर पडताना पाहिलं आणि त्याच्या काही वेगळं लक्षात आलं असेल तर त्याच्या मागे बेस मॅथमॅटिक्स आहे किंवा ट्रिग्नोमेट्रीच्या हिशोबाने जर इथून आकाशातल्या ताऱ्यांचे आणि गॅलेक्सीजचे अंतर मोजले जातात त्याच्या मागे मॅथमॅटिक्स आहे। तर मॅथमॅटिक्स हे गणित किती करता येतात याच्यावर समजण्याचा विषय नाहीये। मॅथमॅटिक्स हे तुमच्या डोक्यात त्याचं लॉजिक किती उतरलाय याचा विषय आहे। एकदा ते लॉजिक तुमच्या डोक्यात आलं असलं, फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्स एकमेकाचे सख्खे भाऊ आहे म्हटलं तरी चालेल, एकदा ते तुमच्या डोक्यात आलं की तुम्हाला त्याच्या इम्प्लिकेशन म्हणजे अप्लाइड मॅथमॅटिक्स नावाचा विषय तुम्हाला येतो, त्याचं अप्लिकेशन तुम्हाला कळायला लागतं। अप्लिकेशन त्यासाठी बेसिक माहिती असायला लागतो। ह्या गोष्टी तुम्ही माहिती करून आता घेतल्याच पाहिजेत, म्हणजे तुम्ही कुठल्याही फील्डला तुम्हाला जेव्हा समोर जायचं असेल, तुम्हाला जेव्हा पुढच्या विषयात तुमचा स्वतःचा थॉट डेव्हलप करायचा असेल तो तुम्ही चांगला करू शकाल। म्हणून मी तुम्हाला आवर्जून हे सांगेल की आता तुमचे पहिल्या दिवशी उलट आता तुमचं कॉलेज नसल्यामुळे तुम्हाला तुमच्या स्वेच्छेने अभ्यास करण्याचा किंवा आपल्या स्वतःच्या मनानुसार वेळेचे टाइम टेबल सेटअप करण्याचं फ्रीडम आलेलं आहे। तुम्ही कादंबरीसारखी पुस्तकं वाचा, रिलॅक्स माइंडनी वाचा, रिलॅक्स माइंडनी समजून घ्या। काही तुम्हाला जर त्यातल्या अडचणी असतील तर तुम्हाला जे कोणी गाइडेंस असतील तुम्हारे पास में बहुत सारे अभी ट्यूशन क्लासेस तो है ही, ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस अभी सर मुझे बता रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं। उनके साथ में नितिन है, वो भी बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छे दोनों लोग हैं, बात भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपको अपने लेवल पे आके सब कुछ समझ जा सकते हैं, मैंने खुद ने देखा है। तो या सगळ्या गोष्टींचा फायदा घेऊन तुम्ही अशा काही संपर्कात या लोकांच्या राहून तुमचे फंडामेंटल जितके चांगले आत्ता करून घ्याल ना तेवढा तुम्हाला पुढचा बेस सोपाही होईल आणि तुमचे लॉजिस्टिक जेवढे अपडेटेड झाले। हे बघा एमपीएससी इज अ डिफरंट थिंग, ती स्टेट लेवलची एक्झाम आहे। तुम्हाला यूपीएससी IAS IFS ह्याही एक्झाम्स आहेत आणि या एक्झाम्स मध्ये तुमच्या असं लक्षात येईल जसं जसं तुम्ही हायर लेवलच्या एक्झाम देता तुमचा पर्टिक्युलर विषयाचा अभ्यास नाही पाहिला जात, तुम्ही कॉम्प्रिहेन्सिव्ह काय समजून घेतलाय हे पाहिलं जाते। कॉम्प्रिहेन्सिव्ह तुम्हाला पूर्ण विषय कसा समजला हे समजून सांगितलं तुम्ही जर यूपीएससीचे पेपर्स पाहिले, मी यावर्षीचे यूपीएससीचे पेपर्स पाहिले कारण माझ्यासोबत
माझ्यासोबत नुकताच सर्व्हिसला लागलेला आमचा एक मित्र ती एक्झाम देतो आहे. तो अभ्यास करायला माझ्यासोबत माझ्याच चिखलदऱ्यातील मुक्कामी राहायला होता काही दिवस. त्याच्यामुळे त्याचे बुक्स आणि नोट्स सतत पाहत होतो. त्याच्या एक एक क्वेश्चन तुम्ही जर पाहिलं तुमच्या लक्षात येईल की इतिहासाचे 4 धडे असल्यानंतर त्याचा जो काही गोषवारा येईल तो त्याच्या एका ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन मध्ये रिप्लिकेशन केला जातो, असे त्याचे ऑप्शन्स असतात दिलेले. तर ते तुम्ही लक्षात घेतलं तुमच्या लक्षात येईल की तुम्हाला ओव्हरऑल मध्ये एखादा विषय समजणे गरजेचं असते. तुमचे स्वतःचे कॉन्सेप्ट त्याच्यासाठी पक्के होणं गरजेचं असते आणि याच्यासाठी तुम्ही हे विषय आत्ता चालू काळामध्ये जेव्हा तुमच्याकडे वेळ आहे, तरी तुमचे इन्स्टिट्यूशन बंद असतील, तरी तुमच्या कॉलेजेस बंद असतील, तरी तुम्हाला जिथून शक्य होईल ट्युशन क्लासेस मधून, पुस्तकातून स्वतःचा अभ्यास करून, स्वतःचे कॉन्सेप्ट इतरांसोबत डिस्कस करून, क्लिअर करून हे तुम्ही समजून घेतले पाहिजे. ते समजून घेतले तरच तुमच्या पुढच्या वाटचाल सोपी होणार आहे. पहिली गोष्ट. जोपर्यंत कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा विषय आहे, तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये तुमचं जनरल बेसिक्स, तुमचा विशिष्ट जो विषय आहे, साधारणपणे एमपीएससी एक्झाम करतानाचा स्टेटस असा असतो की तुमच्या इंजिनिअरिंग एमपीएससी मध्ये तुमच्या इंजिनिअरिंग सिलेबसचा जो काय क्वांटम आहे, जो काय भाग आहे, तो साधारणपणे 60-70% इंजिनिअरिंगचा विषय असतो. 15 ते 20% तुम्हाला जनरल, टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल या विषयावर, हिस्ट्री, सायन्स ही तिथं सगळ्या विषयावर 15 ते 20% वेटेज दिलेलं असतं आणि शेवटचं 5% ते 10-7% वेटेज हे तुमच्या इंटरव्ह्यूजवर आणि तुमच्या प्रेझेंटेशन्सवर असतं. तर 60% तुम्हाला इंजिनिअरिंगवर आणि इंजिनिअरिंगच्या एमपीएससीच्या नंतरचे आलेले जे स्कोअर्स आहेत, हे स्कोअर साधारणपणे 50%, 60%, 50%, 55% एवढेच असतात. त्याच्यामुळे तिघांचे मिळून तुम्हाला 50% कव्हर करायचे जर असतील तर तुमचा इंजिनिअरिंग हा सगळ्यात चांगला सपोर्ट असू शकतो. तो जर तुम्हाला चांगला करायचा असेल तर तुम्ही आतापासून प्रत्येक विषयाचं नॉलेज म्हणण्यापेक्षा अभ्यास त्याचा असला पाहिजे. अभ्यास इन द सेन्स तुम्हाला कॉम्प्रिहेन्सिव्हली तो विषय समजला असला पाहिजे. एक म्हणजे महत्वाची त्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठीची गोष्ट. तुम्हाला दुसरा कुठल्याही रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये जायचं असेल किंवा तुम्हाला कंपनीमध्ये जायचं असेल किंवा तुम्हाला कुठल्याही सर्व्हिसेस सोडून स्वतःच्या बिझनेसमध्ये जायचं असेल, तरी तुम्हाला तुमचा विषय निवडण्यासाठी सुद्धा त्याच्या फंडामेंटल्स आणि बेसिक्स माहिती असली पाहिजे, जे समजण्याचे हेच पहिले 1-2 वर्ष असतात, 3 वर्ष असतात. तर कृपा करून तुम्हाला मला हे सांगायचं वाटतं की तुम्ही आता तुम्हाला जो एक्स्ट्रा वेळ मिळालेला आहे त्या वेळेमध्ये हे सगळे बेसिक विषय नीट समजून घ्या, नीट लक्षात घ्या. पुढला प्रश्न करिअरचा. मला मग एकदा तुमच्याच एका कार्यक्रमामध्ये इंटरव्ह्यूला बसला असताना मला एका मुलाने प्रश्न विचारला होता की सर, हम एग्जाम पास करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हमको मिलते हैं, पर कॉम्पिटिटिव में हम सक्सेस नहीं हो पाए तो हम क्या करें? प्लीज माय डिअर फ्रेंड्स, प्लीज असा विचार करू नका. प्रोफेशनल अभ्यासक्रम हा तुमचा एक माइंड सेटअप आहे. एखाद्या वेळेस कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला तुम्हाला सक्सेस मिळालं आणि नाही मिळालं तरी आता मार्ग संपलेत असा भावनेत राहू नका. यू कॅन डू टू मेनी थिंग्स. मी इंजिनिअरिंगचा अभ्यासक्रम केलेले चित्रपट कलाकार, गायक, स्टेज आर्टिस्ट, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केल्यावर सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये कॉन्ट्रॅक्टरशिप चांगल्या प्रकारे करणारी लोक, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग केलेलं असताना सुद्धा मेकॅनिकल मध्ये छानपैकी वर्क करणारे लोक, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनचं इंजिनिअरिंग केले असताना मोठ्या प्रकारचे शोरूम मध्ये बिझनेसेस करणारी लोक, अशी वेगवेगळ्या सेटमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी सेटल झालेली लोक मी आतापर्यंत पाहिलेली आहेत. मी याच्यासाठी तुम्हाला सांगतोय की इंजिनिअरिंग हा एक अभ्यासक्रम नसतो. इंजिनिअरिंग हा एक माइंड सेटअप असतो. माइंड सेटअप तो एक तुमचा एकदा तयार झाला ना की तुम्ही कुठल्याही फील्डमध्ये त्या इंजिनिअरिंग अप्रोचनी पाहायला लागलात की तुम्हाला तिकडे यश मिळते. तुमच्या लक्षात येईल खूप सारे कलेक्टर, तहसीलदार, IAS मधली लोक इंजिनियर्स आहेत. खूप सारे तर मेकॅनिकल सिव्हिल इंजिनियर मध्ये खूप सारे लोक आहेत. याच्यामुळे त्याच्यामध्ये सक्सेसफुल होतात की एका विषयाकडे तांत्रिकदृष्ट्या टेक्निकली एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पाहायचा जो दृष्टिकोन आहे तो इंजिनिअरिंग मध्ये तयार होतो. एकदा तो तयार झाला की तुम्हाला यश मिळवायसाठी जे रस्ते आखावे लागतात किंवा ज्या रस्त्याने जावं तो रस्ता तुम्हाला नीट शोधता येतो. टाइम स्टडी, मोशन स्टडी यासाठी म्हणजे कमी वेळात, कमी मोशन मध्ये किंवा नीट रस्त्याने कसं चाललं पाहिजे याचं टेक्निक तुम्हाला इंजिनिअरिंग मध्ये कळतं. ते समजून घेणं म्हणजे इंजिनिअरिंग आहे. ते कळलं की तुम्ही कुठल्याही फील्डमध्ये यशस्वी होऊ शकता. तुमच्याकडे खूप फील्ड्स आहेत. आणि अजून एक गोष्ट तुम्ही लक्षात घेतली पाहिजे की आता तुम्हाला ज्या ब्रँचेस दिल्यात, आमच्या वेळेस तर केवळ 4-5 ब्रँचेस म्हणजे सिव्हिल, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बस इथे आमच्या ब्रँचेस संपायच्या. आता इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन शिवाय इंजिनिअरिंगच्या किमान 30-35 ते 40 ब्रँचेस वेगवेगळ्या आल्या आहेत. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ इंजिनिअरिंगच्या किंवा कुठल्याही अभ्यासक्रमाच्या ब्रँचेस
ह्या त्या काळात जग किती अपडेट झालं याच्यावर डिपेंड असतो. आमच्या काळात जगाला इतक्या छोट्या छोट्या ब्रांचेस माहीत नव्हत्या. 15-20 वर्षापूर्वीच्या आधी, 25 वर्षापूर्वीच्या आधी गोष्ट, म्हणून आम्हाला 4-5 ब्रांचेसमध्ये ग्रॅज्युएशन करण्याची परवानगी युनिव्हर्सिटी देत होती. आता युनिव्हर्सिटीला कळलंय की छोट्या छोट्या वेगवेगळ्या विषयांमध्ये सुद्धा, इंजिनिअरिंगमध्येच नाही तर मेडिकलमध्ये सुद्धा नुसतं एमबीबीएस, बीडीएस, होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक एवढे 2-4 विषय असणार एमबीबीएस, आता वेगवेगळ्या प्रकारे मेडिकलच्या सुद्धा डिग्र्या द्यायसाठी तयार झालाय. म्हणजे अभ्यासक्रमांचे जे टाईप्स आहेत, अभ्यासक्रमांच्या ज्या ब्रांचेस आहेत त्या वाढत आहेत, किंवा आता छोट्या छोट्या ब्रांचेसवर सुद्धा ग्रॅज्युएशन करण्याची इतकं मोठं क्वांटम ऑफ एज्युकेशनल वर्क तयार झालं आहे, आणि म्हणून त्याच्यामध्ये ग्रॅज्युएशन करताय. तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा, काही काळानंतर असं येईल की तुम्हाला काय विषयामध्ये ग्रॅज्युएट व्हायचं आहे. अजूनही इंग्लंडमध्ये आणि युएस सिम्प्टीजमध्ये काही मध्ये त्या पद्धती आहेत की तुम्हाला कुठल्या विषयाला ग्रॅज्युएट व्हायचं आहे त्या विषयाचं नावच तुम्ही ठरवायचं असतं. जसं आपण पीजीला बऱ्याचदा करतो, प्रोजेक्टचा विषय तुम्हाला जसा स्वतः निवडायचा असतो तसं तुम्हाला ग्रॅज्युएशन स्वतः निवडता येईल. याच्याशिवाय संपूर्ण भारतामध्ये जी नवीन एज्युकेशन पॅटर्न पुढच्या 2 वर्षानंतर लॉन्च होणार आहे, ज्याच्यामध्ये 5+3चा पॅटर्न येऊन नंतर ते अभ्यासक्रम 6 वर्षाचे ग्रॅज्युएट कोर्सेस करणार आहेत. त्याच्यामध्ये तर तुम्हाला कुठल्याही वर्षी दुसऱ्या ब्रँचेसमधून, म्हणजे तुम्ही 2 वर्ष इंजिनिअरिंग केल्यावर 3ऱ्या वर्षी तुम्हाला मेडिकलला जाता येईल, किंवा 4थ्या वर्षी तुम्हाला संगीत शिकता येईल. जर तुम्ही 1 वर्ष इंजिनिअरिंग केलं असलं आणि दुसऱ्या वर्षी तुम्ही समजा तुम्हाला वाटलं की नाही मला इंजिनिअरिंग नाही करायचं, इंजिनिअरिंग सोडून मी फॉरेन्सिक मेडिसिनला जाऊ शकतो, तर फर्स्ट इयरला जर इंजिनिअरिंग केलं तर सेकंड इयरला तुम्हाला फॉरेन्सिक मेडिसिनला जाता येईल. म्हणजे काय की तुम्हाला फर्स्ट इयरचा तुम्हाला डिप्लोमा मिळेल आणि सेकंड इयरला तुम्ही त्या मेडिकल ब्रँचला गेलेले असाल. ह्या गोष्टी तुम्हाला याच्यासाठी सांगतोय, याच्यासाठी तुम्हाला सांगतोय की तुम्ही आता जिथे कुठे आहात तो बेस तुम्हाला नीट पक्का करून घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्हाला पुढे कुठल्याही फील्डला जायला स्कोपही असेल आणि तुम्ही रेडीही असाल. म्हणून प्लीज माझ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना जे याच्यामध्ये आता सहभागी होत आहेत, जे ऐकतायत मला, मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की आता कोरोनामुळे तुमची कॉलेजेस बंद असेल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला युनिव्हर्सिटीची मार्किंग द्यायची सिस्टीम बऱ्यापैकी त्या टिक मार्कवर किंवा ऑब्जेक्टिव्हवर केली असल्यामुळे तुम्हाला मार्क्स मिळतात आणि आपल्याला वाटतं की छान, आपला कॉन्फिडन्स डेव्हलप होतो की आपल्याला चांगलं जमत आहे. छान गोष्ट आहे, कॉन्फिडन्स डेव्हलप झालाच पाहिजे, तुम्ही ती मार्क्स मिळवलीच पाहिजेत. परंतु ती मिळवताना आपण पर्टिक्युलरली त्या विषयाचा अभ्यास आपला करून घेतोय की याच्याकडे भान ठेवा आणि ते करत राहा. तुमच्या आयुष्यातला प्रत्येक वेळ मी खूपदा लोकांना बोलताना उदाहरण देतो. एक सगळेजण अमरावती जिल्ह्यातले असतील तर सुरेश भट आपल्या इथला एक ते अतिशय नामांकित गायक अमरावतीतून होऊन गेला. तुम्ही अवांतर किती वाजता मला माहित नाही. अमरावतीच्या प्रसिद्ध अशा राजकमल चौकामध्ये ते त्यांच्या तरुणाईच्या काळात बसायचे. आज या गोष्टीला 50-60 वर्ष जास्त झाली असतील. आणि तिथे बसून ते गाणे आणि शायरी करायचे. नंतर ते मुंबईला गेलेत, पुण्याला गेलेत, मंगेशकर सरांची त्यांचे चांगले संबंध झालेत आणि त्यांनी सुंदर सुंदर गाणी दिली, तुम्ही नेटवर शोधली तुम्हाला मिळतील. मी याच्यासाठी सुरेश भटाचं उदाहरण देतो की त्याच्या 2 ओळी मला नेहमी लिहिलेल्या नेहमी आवडतात. ते म्हणतात, जरी या पिढीला कळेना आमुची भाषा, ज्यांच्याशी आता बोलतोय, जी पिढी माझ्या समोर आहे, कदाचित मी माझ्या वयाच्या लोकांशी जेव्हा बोलतो त्यांना वाटतं की हे काहीतरी उद्याचं बोलतोय. ते म्हणतात, जरी या पिढीला कळेना आमुची भाषा, विजा घेऊन येणाऱ्या पिढ्यांशी बोलतो आम्ही. आम्ही त्या पिढ्यांशी बोलतो, आम्ही त्या पिढ्यांकडे लक्ष ठेवतो ज्या पिढ्यांच्या हातात विजा आहेत. विजा असणारा म्हणजे आता आता आतमध्ये प्रचंड एनर्जी असणार, आणि ती पिढी म्हणजे तुमची पिढी आहे. विंग्स ऑफ फायर जेव्हा एपीजे अब्दुल कलामांनी म्हटलं, ते विंग्स ऑफ फायर मित्रांनो तुम्ही आहात. तुमच्यातला प्रत्येक जण, तुमच्यामध्ये स्पार्क आहे, तुमच्यामध्ये एनर्जी आहे, तुमच्यासमोर मोठं भविष्य आहे आणि ते करण्याच्या कॅपॅसिटी तुमच्यामध्ये नक्कीच आहे. मला तुमचा हेवा वाटतो कधी कधी, ज्या युगात तुम्ही जन्माला आलेत ना ते युग खरंच चांगलं आहे. एखाद दुसरं करोनाचं वर्ष तुम्ही सोडून द्या, इतक्या सुधारलेल्या युगात तुम्ही जन्माला आलात, इतक्या सुंदर फॅसिलिटीज तुमच्याकडे आहेत, इतक्या सुंदर ऑप्शन्स तुम्हाला. पूर्वी आमच्या काळी जर कोणी समजा गाण्यात इंटरेस्टिंग असला, कोणी वाद्य वाजवण्यामध्ये इंटरेस्टिंग असला, किंवा कोणी नाट्य कलाकारामध्ये इंटरेस्टिंग असला, तर घरचे लोक त्याला फालतू म्हणायचे. कोणी रायटिंग रायटिंग तर घरचे लोक त्याला हाकून त्याच्यामध्ये लिहून का पैसा मिळणार आहे का, गाणे लिहून कुठे कोणी माणूस मोठा होता का, नट करून सिनेमात काम करून का कोणी पैशाला मिळत, असे म्हणून आमची लोक त्या काळात लोकांना, त्या काळातल्या युवकांना डॉमिनेट करायचे. परंतु आज प्रत्येक फील्डमध्ये तुम्हाला पैसा, प्रसिद्धी, यश, जीवनाचं यश मिळतं, इतक्या सगळ्या फील्ड तयार झाल्या आहेत. म्हणून मी तुम्हाला पुन्हा सांगू इच्छितो की तुम्हाला खूप सगळे ऑप्शन्स आहेत. फक्त आताच तुमचं जे वय आहे, आता तुम्ही जिथून चालले आहात तिथे तुमचे बेस पक्के सगळ्या विषयाचे असणं गरजेचं आहे. आणि ते पक्के असण्यासाठी तुमचे शालेय सिलेबस, तुमचे इंजिनिअरिंग किंवा तुमचे
ग्रॅज्युएशन लेवलचे सिलेबस आणि अभ्यासक्रम जिथे आहे तिथे तुम्ही फक्त यशस्वी होऊन बाहेर निघा. मग कुठल्या फील्डला तुम्हाला करिअर करायचं, तुम्ही श्रीकांत जिचकारांचं नाव बरेच लोकांनी ऐकलं असेल. साधारणपणे 27-27 डिग्र्या आणि 35-35 डिग्र्या एक माणूस कसा काय मिळवू शकतो, म्हणजे पॉसिबल त्यांनी मिळवले आहे. त्या कशा मिळतात, त्याच्यामागे स्ट्रॅटेजीच अशी असते की तुम्ही एकदा फंडामेंटली एखाद्या गोष्टीला समजून घेतलं ना की तुम्हाला दुसरी गोष्ट करायला फार कष्ट पडतच नाही. मी जेव्हा सांगतो की माझ्या 3 MPSC क्रॅक झाल्या, लोकांना वाटतं अरे बापरे यांनी काय अभ्यास केला असेल. मी तुम्हाला सिंपल सांगतो, असं बिसं काही नाही. एका MPSC ची मनापासून तयारी केली की दुसरी MPSC दुसरं काय विचारणार आहे, तेच विचारणार ते सगळं. एक चांगलं तयार केलं की त्यातल्या तुम्हाला 1 काढल्या काय 3 काढल्या काय अशा होतात. तुमच्या तर सगळ्या निघतील. तुम्ही अजून अगदी सुरुवातीला, मी तर सुरूच अभ्यास माझ्या 3rd इयर नंतर केला होता. तुम्ही तर आता कुठे 1st इयर 2nd इयरला येणारी पोरं आहात. तुम्हाला खूप मोठा स्कोप आहे जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काम करायचं असेल तर. सो यू डू इट. फक्त एवढीच विनंती करतोय की आता हा तुम्हाला रिकामा वेळेला काळ आहे. या काळात तुम्ही तुमचे बेसिक्स चांगले करून ठेवा. तुम्हाला ट्युशनच्या माध्यमातून, कॉलेजच्या माध्यमातून जे विषय शिकायचे आहेत, जे विषय शिकवल्या जात आहेत किंवा ज्या विषयाचा गायडन्स तुम्हाला मिळत नाही ते मिळवा. कोणी देत असेल तर ते घ्या आणि तुमचे बेसिक्स चांगले करून ठेवा. यश तुमच्या मागे नक्कीच येईल. मला वाटतं आणखी खूप जास्त वेळ घेण्यापेक्षा मी बाकीच्यांना बोलायला वेळ दिलेला बरं आहे. सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही इनबॉक्समध्ये टाका, अभिजित पेन अकॅडमीकडे टाका. मी त्यांच्याशी पुन्हा बोलतो. मी तुमच्यासोबत पुन्हा राहील. फक्त 10-15 मिनिटं बाहेर जाणार आहे. मी परत तुमच्यासोबत राहील. सो पुढे आपण तुमच्याशी तुमच्या मनातले जे काय असेल त्याबद्दल नंतर बाकी विषय बोलू. वर टू अभिजित. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much, sir, for finding valuable time as well as the valuable guidance. सरांनी एक भरपूरशा गोष्टी आपल्याशी शेअर केल्या. जेव्हा ऑफलाईन जेव्हा प्रोग्राम होतो ना कोणताही, तेव्हा ज्या प्रकारे सरांशी आम्ही सगळेजण जुळून जातो, इवन वी ऑल्सो ॲज अ स्टाफ, तर मला तिथे आता या ऑनलाईनमध्ये काही ना काही एक थोडं कमतरता वाटते आहे आणि हेच सेम सिच्युएशन होते आहे ऑनलाईन शिक्षण घेताना. त्यासाठी तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन विद्यार्थ्यांचं जास्त असणं हे खूप इम्पॉर्टंट झालेलं आहे. राईट. कोरोनाची सिच्युएशन मधून निघाल्यानंतर नक्कीच मिलिंद सरांशी आपण पुन्हा एकदा संपर्क साधूया आणि नंतर पुन्हा त्यांच्याकडनं अरे भरपूर बहुत सारा एक्सपीरियंस है हर एक फील्ड का और हम लोग उनसे हाईली मोटिवेटेड है हर बार. और मेरे जो भी आप लोगों के जो सीनियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स लोग हैं वो भी आप लोग पूछोगे मिलिंद सर के बारे में तो वो सब लोगों को पता है. राइट. वी हैट्स ऑफ मिलिंद सर ऑल द टाइम्स. राइट. दे सपोर्ट अस इन ईच एंड एवरी सिचुएशन टू अस. राइट. चलो थँक्यू आगे व्हेरी बढ़ते. मच. टाइम के कारण मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा. मिलिंद सर ने एक छोटा सा एग्जांपल जो दिया था उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा. आप लोग जो इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, मैक्सिमम सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स लेते हो, इट इज अप्लाइड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. ये हर बार बहुत जगह पे लगता है. आप लोग जो भी लेसन्स पढ़ते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, तो मिलिंद सर ने एक फिजिक्स से कनेक्ट करते हुए न्यूटन का एक लॉ बोला. राइट. न्यूटन जसं सफरचंद खाली पडते आहे, तो उसके बारे में मैं बोलूंगा. उसका इक्वेशन जैसे कि न्यूटन का सेकंड लॉ भी लेते हैं अपन. इट इज व्हाट वी आर राइटिंग एफ इक्वल्स टू एम ए. बराबर है ना. एफ इक्वल्स टू एम ए लेते हैं. तो आप लोग जरा देखो कोई भी मैथमेटिक्स के यूनिट की अगर मैं शुरुआत करता हूं, अब मेरे डायलॉग्स मैं आपको पढ़ाता हूं इक्वेशन ऑफ भलतेशकर ऑन दी बोर्ड है ना 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री. वेदर आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन, सो इट्स अ स्क्रीन का भी डायमेंशन 2 डायमेंशन है. उसको एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. Right. Y equals to f of x if you are writing, then x is an independent variable and y is a depend on x. So y is called as what? Dependent variable, isn't it? So जैसा जैसा मैं x की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा, there is a changes in y also. So in the same manner, if I am writing the Newton second law, F equals to ma, acceleration increase या decrease होता है तो उसके हिसाब से inertial force भी change होता है. तो ये जो मैथमेटिक्स है ना, इंजीनियरिंग, ये सभी इधर लगता है. राइट. तो चलो अभी बोलने के लिए तो बहुत सारा है, बट टाइम के वजह से मैं मीटिंग अभी हैंड ओवर करता हूं मेरे कलीग नितिन सर को, जो कि अपने को गाइडेंस करेंगे फर्दर. सो नितिन सर. हेलो Thank you नितिन so much, सर. sir. Yes, sir. Yes. Okay. So guys, good afternoon to all of you. और बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था मिलिंद पाटनकर सर, जिनके हम हमेशा से फैन रहे. बिकॉज हमें कोई प्रॉब्लम आता है तो ही इज द पर्सन हु ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड अस. ठीक है, कभी भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आता है, कभी भी कोई अगर हमें डिफिकल्टी आती है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो हम एज अ फैमिली मेंबर उनसे पूछ सकते हैं. अगर एक बात मैं तुम्हें बताऊं तो ये बस ऑफिशियल मीटिंग है, इसलिए हम यहाँ पर उन्हें सर बोल रहे हैं. अदरवाइज
वी टॉक टू हिम लाइक मिलिंद मामा. ओके, सो बहुत अच्छा डिस्कशन. एक्चुअली मिलिंद मामा से, अगर मिलिंद सर से अगर आप अनऑफिशियली मिलोगे तो ही इज अ पर्सन हु इज हैविंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स. बराबर, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके अंदर उनका नॉलेज है, एंड हर मोमेंट पर उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. राइट, सो थैंक यू सो मच मिलिंद सर, आपका हमेशा से जो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमेशा से जो एक गाइडेंस मिलता है, और यही गाइडेंस आज अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन किया है, सो वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा उनके लिए. सो नेक्स्ट अब मैं स्टार्ट करता हूँ. मेरे बारे में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स के लिए, या फिर ऐसा होता है कि जो अभी के कंडीशन में मुझे नहीं पहचानते. सो आई एम नितिन जाजू. उसके बाद में पहले से टीचिंग में इंटरेस्ट था, सो आई जॉइंड विद अभिजीत मेन एकेडमी. अभिजीत सर का स्टूडेंट हूँ, जैसे तुम अभी स्टूडेंट हो वैसे ही मैं 2012 बैच का स्टूडेंट हूँ. तो उसके बाद में मैं आई जॉइंड विद अभिजीत मेन एकेडमी. वहां पर मैकेनिकल एंड सिविल ब्रांच का जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे मैं लेते हैं. एंड अदर देन दैट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स. ठीक है, सो नियरली 6 to 7 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है. अभिजीत मेन एकेडमी के साथ में जुड़कर मुझे 3 साल हो चुके हैं. उसके पहले पुणे में कुछ टाइम तक टीचिंग किया है. तो ये सारी चीजें रिगार्डिंग मी. इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर 3 पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, तो वो भी एक नॉलेज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ या फिर अभिजीत सर तुम्हें दे सकते हैं. बट आज का बेसिकली जो टॉपिक हमारा है, अगर उसके बारे में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ, तो मेजर थिंग जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैसा कि मिलिंद सर ने भी आपको बताया, कि अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की, वो क्या रहा है कि तुम लोग जिस एटमॉस्फेयर में इंजीनियरिंग के अंदर एंटर हुए हो, ऐसा एटमॉस्फेयर इंजीनियरिंग में कभी भी नहीं था. इंजीनियरिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अप्लाइड नॉलेज. कंप्लीटली अप्लाइड नॉलेज है. हर सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल बेस्ड है. कुछ ही नॉमिनल सब्जेक्ट्स है जिनका सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है. अदरवाइज हर सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है. अब जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ तुम लोगों को. फर्स्ट ईयर में तुम लोग एंटर हुए हो. फर्स्ट ईयर में एंटर होने के बाद में सबसे मेजर प्रॉब्लम कहां पर गया है कि तुम लोगों ने जो वर्कशॉप होता है फर्स्ट ईयर का, टेक्नोलॉजी नाम का सब्जेक्ट है, उस वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें कंप्लीटली अप्लाइड नॉलेज है. ठीक है, बट वो तुम्हें मिल ही नहीं पा रहा है. ज्यादा से ज्यादा कॉलेज वाले क्या कर सकते हैं, तुम्हें उस वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का वीडियो बता सकते हैं, वीडियो लेक्चर. बट ऐसे तो तुम लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हो. जो वीडियो लेक्चर्स है वो अगर मैं बात करूं तो वो तुम लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हो, बिकॉज नंबर ऑफ यूट्यूब पर लेक्चर्स अवेलेबल है. वेल्डिंग का लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है. ठीक है, बट एक्चुअल में तुमने वर्क किया है क्या? तो इसका आंसर है नो. तुमने एक्चुअल में कोई वर्क नहीं किया इसके ऊपर. कॉलेज में जो लेक्चर्स होते हैं उनमें बहुत ड्रॉबैक्स है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंबाइनिंगली सबके अंदर प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू आ रहा है. अब उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुआ है कि ठीक है, जो सिचुएशन चल रही है उसे लेकर तुम लोग भी अवेयर नहीं. तुम लोग भी क्या कर रहे हो, तुम लोग भी एक लीनियंटली चल रहे हो कि हाँ पेपर्स होंगे हमारे ऑनलाइन पैटर्न के अंदर, हमारे पेपर्स हो जाएंगे. बट व्हाट अबाउट नॉलेज? 4 साल की इंजीनियरिंग जब तुम लोग करके निकलते हो, 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद में तुम्हें कोई भी तुम्हारे मार्कशीट के ऊपर या फिर तुम्हारे उस डिग्री के कागज के ऊपर कोई जज नहीं करने वाला है. ईच एंड एवरीवन इज गोना जज यू ऑन योर नॉलेज. अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम्हारा वेलकम है. अदरवाइज मैं हमेशा से मेरे क्लास के अंदर की एग्जांपल देता हूं कि 100 लोगों के भीड़ में एक पत्थर मार दो, वो पत्थर अगर 2-3 लोगों पर भी बाउंस होकर नीचे गिरा तो वो पत्थर 2-3 इंजीनियर्स पर ही लगेगा. इतने इंजीनियर्स है आज के टाइम पर. तो उसे उस भीड़ में अगर हमें खुद को अलग से स्टैंड आउट करना है तो हमें इन 4 सालों का नहीं सोचना है, इन 4 सालों के बाद का सोचना है. बहुत से लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग को स्कोप नहीं है. क्यों नहीं है? 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में तुम्हारी बेंच पर तुम्हारी बाजू में बैठने वाला स्टूडेंट ऐसा है, तुम्हारा ही दोस्त ऐसा है जो 5 लाख 6 लाख रुपए का पैकेज लेकर चला गया और तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है. तो स्कोप है, उस स्कोप को पहचानने की जरूरत है. और उस स्कोप के लिए क्या करना पड़ता है? उस स्कोप के लिए सबसे मेन चीज जो आती है वो है ये 4 सालों की मेहनत करनी पड़ती है. तुम लोग ये नहीं कर सकते हो कि तुम थर्ड ईयर तक या फिर फाइनल ईयर के भी 7 सेमेस्टर तक एंजॉय करोगे और लास्ट 8 सेमेस्टर में जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करोगे और तुम कहीं पर प्लेस हो जाएंगे. इट इज नॉट लाइक दैट. ऐसे नहीं होता है. और अब अगर एक सोचे हम लोग, तो जैसे कि तुम अगर सेकंड ईयर में जाओगे तो सेकंड ईयर में जाने के बाद में तुम्हारे ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आना चालू हो जाते हैं. जैसे कंप्यूटर ब्रांच वालों को उनके सब्जेक्ट्स आएंगे, मेक वालों को मेक के, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सबको अपने अपने सब्जेक्ट्स आना चालू हो जाते हैं. बट फिर फर्स्ट ईयर ही ऐसा क्यों है जिसके अंदर सारे 8 के 8 सब्जेक्ट हर ब्रांच को पढ़ना पड़ता है? बिकॉज इंजीनियरिंग इज अ यूनिवर्सल डिग्री. इंजीनियर का मतलब होता है कि उसे हर चीज का नॉलेज है.
और अगर हर चीज का नॉलेज है तो कंप्यूटर इंजीनियर को भी ग्राफिक्स का नॉलेज होना चाहिए एंड मैकेनिकल इंजीनियर को भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नहीं समझते बहुत से स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम कहां पर कर देते हैं कि जब वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के अंदर जाते हैं तो वो खुद के सब्जेक्ट्स को कैच कर लेते हैं कि हाँ मैं कंप्यूटर ब्रांच का हूं तो मैं सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दूंगा, मैं अगर मैकेनिकल रिलेटेड हूं तो मैं सिर्फ मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, मैकेनिकल और सिविल वाले स्पेसिफिकली। बट आज अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूंगा, ऑब्वियसली इसके बाद में अभिजीत सर आएंगे, ही विल टॉक अबाउट M1 M2 एंड EM एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बाद में स्वप्निल सर इज गोना टॉक अबाउट हिज सब्जेक्ट दैट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लासेस चलते नहीं है तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में इसलिए भी बात नहीं करेंगे बिकॉज वो तुम्हारे फैमिलियर सब्जेक्ट्स है, तुम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हुए हो फिजिक्स केमिस्ट्री 12th तक। बट ये जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ये तुमने कभी पढ़े नहीं है। अब अगर मैं ग्राफिक्स की बात करता हूं तो अगर मैं ग्राफिक्स के बारे में तुम्हें बताऊं तो तुम टोटल इंजीनियरिंग में हर ब्रांच मिनिमम, आईटी के अंदर थोड़े से सब्जेक्ट फाइनल ईयर में जाकर कम है, बट हर ब्रांच के अंदर मिनिमम तुम लोगों को 37 टू 39 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं 4 सालों के अंदर। इन 4 सालों के इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ एक अकेला सब्जेक्ट ऐसा है जो तुम्हें इमेजिनेशन सिखाता है। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है पूरे 4 सालों के इंजीनियरिंग के अंदर जहां पर तुम्हें इमेजिन करना है। कुछ लॉज है, कुछ थ्योरम्स है, कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ ऑलरेडी प्रूव्ड कंसेप्ट है जिनके ऊपर बेस तुम्हें काम करना है। बट अगर मैं बात करता हूं रिगार्डिंग ग्राफिक्स तो ये एक अकेला सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के अंदर जिसके ऊपर बेस्ड तुम इमेजिनेशन सीखते हो, ठीक है। अब मैकेनिकल और सिविल वालों का तो छोड़ दो, उन्हें तो आगे इस सब्जेक्ट का काम ही काम है। सिविल इंजीनियर्स को घर के डिजाइन बनानी पड़ते हैं, प्लान्स बनाने पड़ते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मशीन डिजाइन एंड ड्राइंग आगे जाकर सब्जेक्ट आता है, तो उनको तो काम ही काम है। बट अगर मैं बाकी ब्रांचेस की बात करूँ तो अब तुम लोग सोचते हो कि कंप्यूटर इंजीनियर फर्स्ट ईयर में ग्राफिक्स हो गया, उसके बाद तुम लोग भूल जाते हो। प्रॉब्लम कहां पर जाता है 4 सालों के बाद में जब किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हो। 4 सालों के बाद जब किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हो तो प्लेसमेंट्स के टाइम पर वो जो इंटरव्यूअर है, तुम्हारा जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है, वो ये नहीं सोचेगा कि तुम्हारी ब्रांच कौन सी है। तुम्हारी फाइल खोलेगा फर्स्ट ईयर के मार्कशीट के अंदर, उसे दिखेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ा हुआ है, वो यही चीज कंसीडर करेगा कि तुम्हें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का नॉलेज होना चाहिए। मैंने बहुत से मेरे खुद के फ्रेंड्स है, मेरे टीचर्स है कुछ, जिनका प्लेसमेंट टीसीएस जैसी कंपनी, टीसीएस विच इज कंप्लीटली आईटी सेक्टर कंपनी, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, आईटी सेक्टर के अंदर काम करती है, बट उसके इंटरव्यू के भी अंदर तुम्हारे ग्राफिक्स के क्वेश्चन जैसे कि ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पेज दे दिया जाता है, तुम्हें क्वेश्चन हैंड ओवर कर दिया जाता है, सॉल्व करो। इफ यू कैन सॉल्व तो तुम्हारा वेलकम है उस कंपनी के अंदर, अदरवाइज बहुत लोग हैं उनके पास में। तो ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए कि 4 साल की इंजीनियरिंग होने के बाद में फिर वहां पर जाकर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए कि यार फर्स्ट ईयर में अगर इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते तो हो सकता है कि आज 4 लाख का पैकेज में मिल जाता। ये एक बहुत मेजर इशू है, इस इशू को समझने की कोशिश करो। फर्स्ट थिंग, प्लेसमेंट के बारे में मैंने तुमसे बात की, ठीक है। कर रहा था कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तुम किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाओ, उस हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हर ब्रांच को कॉमन है, ठीक है। और सब्जेक्ट हर जगह पर यही है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाओ, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के अंदर मैथमेटिक्स है, मैकेनिक्स है, ग्राफिक्स है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट के नाम अलग अलग है, ठीक है, सब्जेक्ट के नाम अलग अलग है, बट सब्जेक्ट सारे यही है। अब अगर मैं यहां पर कंसिडर करूं एक चीज, तो जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जिसके बारे में मैं बात करने के लिए यहां हूं, जैसा कि मैंने प्लेसमेंट के बारे में तुम्हें बताया, फिर अब प्लेसमेंट के बाद में मैंने तुम लोगों को इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी वो चीज एक्सप्लेन की कि इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर मैं आफ्टर इंजीनियरिंग अगर बात करूं, आफ्टर इंजीनियरिंग कुछ ऐसी फील्ड है जिसके अंदर तुम लोग जा सकते हो जो आज के टाइम पर बहुत हॉट फील्ड है, जहां पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो जैसे मिलिंद सर ने भी बोला था कि इंजीनियर ये एक ऐसा प्राणी है जो करता इंजीनियरिंग है लेकिन 4 साल के बाद में कहीं पर भी चला जा सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास में। हम लोग पॉलिटिक्स में जाकर दिल्ली भी संभाल सकते हैं और हम लोग एक्टिंग में जाकर MS धोनी जैसी मूवी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में बहुत टैलेंट है। अब यूटिलाइज, जैसे कि अगर मैं बात करूं 4 साल की इंजीनियरिंग होने के बाद में अगर तुम्हें एनिमेशन के अंदर इंटरेस्ट है, राइट,
इफ यू हैव द इंटरेस्ट इन एनिमेशन फील्ड, तो एनिमेशन के फील्ड में अगर तुम लोग जाते हो तो तुम्हें एटलीस्ट बेसिक ड्राइंग तो आना चाहिए, बेसिक ग्राफिक्स तो आना चाहिए। वहां पर जाकर अगर कोई तुमसे पूछे कि स्क्वायर प्रिज्म किस तरीके से ड्रॉ करना है, या फिर स्क्वायर पिरामिड किस तरीके से ड्रॉ करना है, या फिर टेट्राहेड्रॉन कैसे ड्रॉ करना है, तुम लोग क्या बताओगे? अगर तुम्हें आता ही नहीं है तो तुम लोग कैसे उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे? तो इसलिए वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगले 4 सालों के लिए एंड 4 सालों के बाद में भी। जैसे कि एनिमेशन का मैंने बात कर लिया, इसके बाद में ग्राफिक डिजाइनर एक बहुत ज्यादा बड़ी पोस्ट है, बहुत अच्छी फील्ड है आज के टाइम पर, जिसके अंदर जाकर तुम बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर, उसके भी अंदर क्या है, उसके भी अंदर तुम लोगों को ड्राइंग का ही काम करना है। ठीक है, एंड ये एक चीज तुम्हारे दिमाग से, माइंड से हमेशा के लिए निकाल दो कि जैसे कि अगर तुमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, या फिर तुमने मैकेनिकल इंजीनियर, या फिर तुमने इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी इंजीनियरिंग करो, तुम लोग कहीं पर भी प्लेस हो सकते हो। ये लॉजिक नहीं है, ये बस एक पैटर्न बनाया हुआ है कॉलेज तक। अगर तुम कैंपस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बस कैंपस इंटरव्यू तक ये चीज सीमित है कि तुम लोग किस फील्ड के अंदर प्लेस हो सकते हो। आफ्टर कैंपस इंटरव्यू द होल वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, तुम लोग कहीं पर भी जाकर कुछ भी काम कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, इसके बाद में एक जो फील्ड है जिसके बारे में मैं हमेशा से बात करता हूं, अगर मैं सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर की बात करूं, सिविल इंजीनियर की बात करूं, तो उनके लिए भी आज के टाइम पर अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में अगर सबसे ज्यादा स्कोप कहीं है तो वो है सीएफडी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। ये जो एक फील्ड है जिसके अंदर आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर 10 वैकेंसीज निकलती है तो उन 10 में से 8 वैकेंसीज सिर्फ सीएफडी के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए है। वैकेंसीज ज्यादा है, काम करने वाले लोग कम है उस फील्ड के अंदर। और सीएफडी क्या है, सीएफडी के अंदर भी तुम्हें बेसिक ग्राफिक्स का ही नॉलेज आना चाहिए। तो ये सारी चीजें, अब इतना अगर नॉलेज तुम्हें है तो ये इसलिए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं हर सब्जेक्ट की बात कर सकता हूं, बट ऑब्वियसली मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूं जो कि है फर्स्ट ईयर का ग्राफिक्स, जो कि मैं पढ़ाता हूं। इसके बाद के जो सब्जेक्ट है जैसे कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, M1, M2, सीपी, इनके बारे में बात अभी सर और स्वप्निल सर मुझसे ज्यादा बेटर वे से कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ये एक चीज तुम्हारे दिमाग से हमेशा के लिए निकाल लो कि तुम्हारी ब्रांच अगर कोई स्पेसिफिकली ये है तो उस ब्रांच से स्पेसिफिक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के अंदर तुम्हें दिया जाएगा। अगर ऐसा होता तो यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर से ही ब्रांचेस सेपरेट कर देती, लेकिन यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट कॉमन रखे हैं। तुम्हें हर ब्रांच का हर सब्जेक्ट पढ़ना है, हर ब्रांच का हर सब्जेक्ट तुम्हें क्लियर करना है। और अगर ये बेसिक नॉलेज अगर तुम्हारा बहुत अच्छा है तो तुम लोग आगे कहीं पर भी स्टैंड आउट हो सकते हो, कहीं पर भी तुम लोग भीड़ से अलग निकल सकते हो, और हमें भीड़ से अलग निकलना जरूरी है। ठीक है, तो आई थिंक कि मैंने मेरे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी था, जो भी तुम्हारे एक इंट्रोडक्शन मुझे तुम्हें देना था, जो एक इंपॉर्टेंस मुझे तुम्हें देना था मेरे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तुम्हें दे चुका हूं। अब मैं फिर से इन्वाइट करता हूं मेरे गाइड, मेरे सर, ठीक है, अभिजीत सर, जिनका मैं खुद स्टूडेंट हूं, सो दैट वो तुम्हें M1, M2, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक्स, इन 4 सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें गाइड करे और तुम्हें उन 4 सब्जेक्ट के बारे में बताए। ओके, तो अभिजीत सर, मीटिंग हैंड ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू नितिन सर। चलो, अच्छा लगा। ऑल ऑफ यू, आविष्कार, आयुष, सबको क्लियर है सब? यस सर। ओके। सर अभी आज का लेक्चर हमने क्यों लिया, ये एक्चुअली बहुत दिन पहले लेना चाहिए। बहुत सारे नए लोग हैं, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आई एम currently doing PhD in signal processing. Before that, I had completed my ME and BE in EXTC. In 2013 and 14, I did lecturership in Potta Engineering College also. My focus since 2009, I am taking the engineering batches, and right now I am taking the subjects of engineering mathematics M1, M2, M3, M4, and all the related subjects which are totally related with the engineering mathematics. राइट, और आज मुझे आप लोगों को यही क्रिएट करना है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस, देन फर्स्ट ईयर का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है, इसका इंपॉर्टेंस मुझे आप लोगों को अभी क्रिएट करना है। एक थोड़ा सा बोलना चाहूँगा सबसे पहले कि क्यों ये दिमाग में है कि एक वेबिनार रखना चाहिए। अब कैसा है कि यार ऑनलाइन में अपन
एक दूसरे से एकदम अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते, बिकॉज वी आर नॉट एट ऑल व्हाट वेरी मच यूज टू ऑफ दिस, क्योंकि बचपन से अपन ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं, राइट? तो 4-5 महीने के पहले की बात है कि कुछ मेरे बहुत होशियार स्टूडेंट मेरे पास आए, M3 के बैचेस के आए, और बहुत होशियार, फर्स्ट सेमेस्टर टॉपर, सेकंड सेमेस्टर में तो कोरोना आ गया उनके टाइम पे, राइट? और थर्ड सेमेस्टर में उन्होंने M3 की बैच लगाई, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट का क्या? M3 की बैच लगाई मैंने, M3 उनका बहुत अच्छे से करके दिया, एंड दीज गाइज आर व्हाट कंटिन्यू विद द गेट बैच आल्सो, राइट? उन लोगों ने मस्त हंसी मजाक करके बोल दिया कि सर बोले कोई टेंशन ही नहीं, बोले पेपर ऐसे ही हमारे निकल जा रहे, बोले राइट, गूगल फॉर्म पे पेपर सेट हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के पेपर तो हम लोग ही रिस्पेक्टेड टीचर जो भी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वही सॉल्व करके दे रहे हैं, इसलिए सब लोग पास नहीं हो रहे हैं, सब टॉपर ही आ रहे हैं, राइट? बहुत सारी बार तो ऐसा हुआ है कि आपको गूगल के ऊपर सब कुछ सॉल्यूशंस मिल जाते, तो इसलिए आप लोगों को सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। एक टाइम ऐसा था कोरोना के पहले का कि सब लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से डरते थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर 8% रिजल्ट आता है, 92% स्टूडेंट्स गेटिंग फेल्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तब वो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस आप लोग को समझता था और फिर आप लोग उसके ऊपर पढ़ाई करते थे, राइट? बट बिसाइड्स दैट आप ईच एंड एवरी वन आर वॉट अभी समझ सकते हो कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। जो गलतियां आप लोगों की 11-12 के टाइम पे हुई, जेडब्ल्यू IIT जेडब्ल्यू मेन प्लस एडवांस के टाइम पे, तो वो सेम गलतियां अभी यहाँ पे नहीं होने को ना, इसीलिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मुझे क्रिएट करना है, हम सभी लोगों को क्रिएट करना है, ताकि एटलीस्ट जो स्टूडेंट अभिजीत मेन एकेडमी में पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो तो भी अवेयर रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग थर्ड सेमेस्टर वाले जो अभी है या फिफ्थ सेमेस्टर वाले अभी है, वो उनका पर्टिकुलर एक सेमेस्टर तो प्रमोट ही हो गया डायरेक्टली, राइट? प्रमोट होने के कारण वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ते हो वो तो आप लोगों ने मिस कर दिए, आप लोग डायरेक्ट जेडब्ल्यू क्रैक नहीं कर सकते। द बेसिक थिंग बिहाइंड द कॉम्पिटेटिव एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंसेप्ट एंड सेकंड इज ट्रिक्स। कंसेप्ट आप लोगों का आपके रेगुलर बैचेस में क्लियर होता है, और ट्रिक्स आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ते हो बिसाइड्स दी कंसेप्ट्स, क्योंकि वहां पे टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। बट अगर आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझा होगा तो ही आपको ट्रिक्स वगैरह सब समझेगा, इजंट इट? तो आप लोग डायरेक्ट जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को पर्टिकुलर जो टॉपिक है, तो इधर भी वैसा ही है, ये जो सारे सब्जेक्ट है बेसिक फर्स्ट ईयर के, इनका अपने अपने जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं है, इट इज अप्लाइड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इन सभी चीजों का इन सभी सब्जेक्ट का आगे बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मैं पहला इंपॉर्टेंस सीधा टॉपिक के ऊपर आता हूं, तो पहला इंपॉर्टेंस आप लोगों को बोलता हूं, आप सभी लोग बहुत होशियार हो, बट आप लोगों को एक सही डायरेक्शन चाहिए, सही एक मोटिवेशन चाहिए, सो दैट कि आप लोगों का एम अगर सेट है ना माइंड में कि मुझे ये करना है, तो आप लोग नहीं देखोगे कि अमरावती यूनिवर्सिटी कौन से ढंग से पेपर कंडक्ट कर रही है। आप लोग ये सोचोगे कि आपका एम, अगर आप लोगों के सपने अगर डेफिनेटली ऊंचे होंगे ना, तो आप लोग वहां तक जाके पहुंच के रहोगे, फिर आप लोग डायरेक्शन कौन सा भी लोगे लेकिन वहां तक जाके पहुंच के जरूर रहोगे, राइट? अगर आप लोगों के ड्रीम, आपके सपने अगर बड़े होंगे, जैसे कि एक आधे का सपना है, सर मेरे को आईएएस इंजीनियर बनना है, सर मुझे आईएएस की एग्जाम क्रैक करना है, सर मुझे गेट की एग्जाम क्रैक करना है, सर मुझे गवर्नमेंट के कोई तो भी एक आधे पर्टिकुलर फील्ड में मुझे जाना है, तो आप लोग ये नहीं देखोगे वो टाइम पे कि सर मैं पास हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेज, पहले तो बहुत डर लगता था सब्जेक्ट प्रिपरेशन करते टाइम पे, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो रिजल्ट रहता था 25 to 30% रहता था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत लोगों के बैक रहते थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक कंप्लीटली अलग सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, इसलिए वो सब्जेक्ट में भी फेल होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत ज्यादा है, तो एक डर रहता था और स्टूडेंट लोग बहुत पढ़ाई करते थे। बट तब भी बात यही आती है कि पास होना ही सब इंपॉर्टेंट नहीं है यार। आप लोगों को 65% मार्क्स मिल रहे हैं ना, मोर देन इनफ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसके आगे नहीं स्कोर करना, आगे स्कोर करो, बट 65% मोर देन इनफ। 85% वाले को भी उतना वैल्यू है जितना 65% वाले को है, राइट? बट नॉलेज फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और ये मार्क्स आपके कोई देखने वाला नहीं है आगे। मार्क्स आपको इनिशियल स्टेज में, जैसे कि आप लोग प्लेसमेंट की बात आती है फाइनल ईयर में, तो तब आपके मार्क्स देखे जाएंगे कि आपको 10th स्टैंडर्ड में इतने थे, 12th में मिनिमम परसेंटेज इतने थे, इंजीनियरिंग डिग्री में आपको परसेंटेज इतने थे। लेकिन कंपनी में एक बार आप लोग प्लेस हो गए, तो जब वो कंपनी से दूसरे कंपनी में जब स्विच करते हो, तब थोड़ी ना वो पूछने वाला इतना। तो फर्स्ट टाइम पहला इंप्रेशन अच्छा ही होना चाहिए, इजंट इट? लेकिन आपके टाइम से जब कोरोना आ गया ना, तो आपकी शुरुआत ही बराबर नहीं हुई।
मोस्ट ऑफ द लोगों को तो पेपर यानी सर यानी वो इंपॉर्टेंस ही क्रिएट नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोगों को आगे सेकंड ईयर की कंडीशन क्या है, थर्ड ईयर की कंडीशन क्या है, फाइनल ईयर की कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें पता ही नहीं। यू गाइज आर व्हाट अनअवेयर ऑफ ऑल दोस फैक्ट्स, राइट। ऑफलाइन क्लास में बहुत मजा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब तो पहला इंपॉर्टेंस लेट मी क्लियर कि सबसे पहले जेडब्ल्यू जैसे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम अभी आगे है, जो गलतियां पहले हुई वो अभी नहीं होने को ना, इसलिए अभी जो आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे सकते हो वो है गेट, उसके बाद आईएएस, इसरो अपनी एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करता है, डीआरडीओ, राइट। ये सारे जो गवर्नमेंट फील्ड्स है और ये जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, तो मोर स्पेसिफिकली अगर गेट के ऊपर अगर अपन आते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसको कैटेगराइज किया 3 पार्ट्स में। पहला जो पार्ट है वो आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसको 15% वेटेज है। दूसरा जो कैटेगराइजेशन उसका आता है वो है आपका जनरल एप्टीट्यूड। तीसरा जो आता है 70% वेटेज टू ऑल योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट जो है जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह छोड़ के आप लोगों को ऑन एन एवरेज 35 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। टोटल 40 सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ना है इंजीनियरिंग में, जिसमें से 2-3 सब्जेक्ट बोले तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह अपन उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट 35 सब्जेक्ट्स। अब 35 के 35 सब्जेक्ट तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं है, उसको क्लब करके ऑलमोस्ट 12 से 13 सब्जेक्ट बना लो, तो वो हर एक सब्जेक्ट का वेटेज बनता है फिर 6 मार्क, राइट। तो ऐसे हिसाब से आप लोगों का पैटर्न बनता है। टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं गेट के एग्जाम में, 100 मार्क का पेपर रहता है। अब आप लोग अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हो तो आप लोग गेट एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाते, क्योंकि 15% जो वेटेज है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को है और रिमेनिंग जो भी मैक्सिमम सब्जेक्ट है वो भी मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। हर एक चीज को इंपॉर्टेंस है यार। सादा कार में बैठे हो, एफएम अगर सुन रहे हो, तो जो भी सिंगर एक आधा गाना गा रहा है तो उसका गाना अगर टाइम डोमेन सिग्नल में सपोज रिकॉर्ड हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम में वो बोलने वाले ने क्या क्या बोला था वो अपन रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और पर्टिकुलर टाइम में उसने क्या बोला था अपन सुन सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट व्हाट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बिकॉज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज द थिंग्स, राइट। एफएम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन हो रहा, गाना गाया था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आउटपुट मिल गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। कार में बैठे हो 101.5 मेगाहर्ट्ज पे आप लोग अमरावती का स्टेशन अगर स्कैन करते हो तो आप लोग इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गाने को सुन रहे हो। अरे कैसा, इट्स ऑफ ऑल मैजिक ऑफ व्हाट मैथमेटिक्स। तो आप लोग जब तक ये चीजें रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे तब तक के आप लोगों को इसका आउटपुट नहीं समझेगा क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंस, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर क्रैक करना है तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ते हो, अभी हर एक कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ के लेते हो, तो आपके 15 मार्क्स तो गए। और साथ साथ जो आगे आने वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर हर एक ब्रांच के बहुत सारे सब्जेक्ट डिपेंड हैं। लेट मी टेल यू, नेटवर्क एनालिसिस कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो वो सब्जेक्ट आपको नहीं आएगा। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, सिग्नल्स एंड सिस्टम, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, सादा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिपेंड है। सेकेंड ईयर लेवल पे मैकेनिकल सिविल वालों को सॉम सब्जेक्ट है, मॉम सब्जेक्ट है। सिविल वालों को सॉम है और मैकेनिकल वालों को मॉम सब्जेक्ट है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इधर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आप लोग पढ़ रहे हो रिजिड बॉडीज के ऊपर, लेकिन जो डिफॉर्मेबल बॉडीज है जैसे कि थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, ये जो सब्जेक्ट्स है, या तो फिर सॉम हो गया, मॉम हो गया, ये जो सारे सब्जेक्ट्स है ये आप लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर लेवल से पढ़ोगे। दिस सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सॉरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो अगर आप लोग का बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग को उधर कैसा आएगा, राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी वैसा ही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे कि जो रिलेटेड है, जैसे कि सबसे पहले ईएमएफ, फिजिक्स के बाद आ गया आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कंप्लीटली डिपेंड अपॉन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो वो सब्जेक्ट आप लोग को नहीं आ सकते। और अगर आप लोग की शुरुआती ऐसे होती है कि जिसमें आप लोग कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आगे का भी सब कुछ बातें आप लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो जाऊंगी एंड यू विल गेट व्हाट ओनली द डिग्री, बट नॉलेज कुछ नहीं है और मजा ही नहीं आएगा। सबसे पहले एक दिल से वो सब्जेक्ट समझना और उसके लिए पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर गेट जैसे एग्जाम अगर आप लोग क्रैक हो गए तो आपके पास बहुत सारे वेज हैं। पहला वे तो ये बनता है, आप लोग आपका एमई हो गया, एमटेक हो गया, या बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो एमएस की डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं। आप फॉरेन यूनिवर्सिटी, कुछ कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी ऐसे भी है जो गेट एग्जाम के साथ लिंक है। अपने बिट्स पिलानी से भी एमएस की डिग्री मिलती है। एमई एमटेक और एमएस में का फर्क क्या है? एमई एमटेक में इधर आप लोग जो भी सब्जेक्ट्स है और थ्योरी इसके ऊपर फोकस किया जाता है, तो एमएस में रिसर्च वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है।
So definitely MS will be quite difficult as compared to what ME and MTech, isn't it? और अगर आप लोगों ने गेट एग्जाम अगर क्रैक किया है तो उसको आपको स्टाइपेंड भी मिलता है. आई थिंक 12,400 इज द स्टाइपेंड आफ्टर क्रैकिंग द गेट एग्जामिनेशन. Second undue advantage is what? You are getting the teaching experience also. You will get the 1 to 2 lectures over there in the colleges, right? And your post will be teaching assistant. तो आप लोग आपके रिज्यूमे के अंदर ऐड भी कर सकते हो कि 2 years एक्सपीरियंस. थर्ड एडवांटेज ये निकलता है कि अगर आप लोग अच्छे कॉलेजेस में अगर सिलेक्ट हो जाते हो, राइट, तो वो कॉलेज में आने वाले जो कंपनीज है ना, आप लोग कंपनी के तरफ नहीं जाओगे, कंपनी आपके पास आओगे. यू विल गेट डिसाइड अपॉन कि मुझे कौन से कंपनी में जाना है. जो ज्यादा पैकेज देता होगा डेफिनेटली हम उधर जाएंगे, और हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली हम उधर लगेंगे. लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल होगा आफ्टर स्टडिंग द फर्स्ट ईयर प्रॉपरली. अगर आपकी शुरुआती अगर आप लोगों ने सही ढंग से किया नहीं तो ना आप गेट क्रैक कर सकते हो, ना ही कौन से कंपनी में प्लेसमेंट कर सकते हो. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर लेवल पे अच्छे से पढ़ाई करते हो, सब कंसेप्ट समझ के चलते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, वो कुछ तो भी अलग रहेगा. तो इंटरव्यू में आप लोग किसी से नहीं डरोगे. आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यू गाइज विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर दैट क्वेश्चन. और मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, आप लोग टेक्निकली स्ट्रांग हो तो आपको नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग जैसे कि नॉन टेक्निकल की बातें करते हैं कि आपका एवरेज स्कोर आता है तो आपको टेक्निकल पूछा जाता है, राइट. इसलिए वो चीज के लिए भी अपने को अवेलेबल रहना है. इसलिए सपने तो हाई देखना ही पड़ेगा, तब जाके और आपके सारे रास्ते खुलने को होना. अगर सपोज आप लोग डेफिनेटली IITs, NITs, IISCs, ट्रिपल IITs, ये अगर कॉलेजेस में आप लोग सिलेक्ट हो जाते हो, इफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी फ्रॉम देयर, तो वहाँ पे जो टॉप कंपनीज आएंगी वो आपको बहुत बड़ा भी पैकेज देंगी, और आप लोग नहीं जा रहे हो, वो आपको सीधा सीधा अप्रोच कर रहे हैं, राइट. बहुत सारे कंपनीज है जैसे कि PSU हो गई, लेकिन PSU कंपनी में अगर आप लोगों को ME MTech नहीं करना है, राइट, ME MTech नहीं करना है, सर बहुत होगी पढ़ाई अभी नहीं पढ़ना है हमको, मत पढ़ो. तो उसके ऊपर आपके पास दूसरा भी इलाज है. अगर आप लोग अच्छा ऑल इंडिया रैंक अगर ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लाते हो तो आप लोगों के पास चांस है कि जो ONGC कंपनी होगी, बार्क हो गई, देन इंडियन ऑयल हो गया, तो ये जो बड़े बड़े कंपनीज है जो गेट के साथ डायरेक्टली इन रिलेशन है, राइट, तो वो कंपनी के लिए आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, और वहां पे अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए तो फिर डेफिनेटली यार करियर तो एक मस्त सेटअप हो जाएगा आप लोगों का. नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं कि जैसे कि मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर भी आप लोग घुस सकते हो, देन फेलो प्रोग्राम मैनेजमेंट भी कर सकते हो जो कि IIM प्रोवाइड करता है, और वहां पे स्टाइपेंड आपको मिलता है लगभग 20,000 से 30,000 तक. एट द सेम टाइम आप लोग DRDO, इसरो, इन ये जो अपनी अपनी अलग एग्जाम लेते हैं ना, तो इनके एग्जाम के लिए आपको कोई अलग से मेहनत नहीं लेना है. जो आप लोग फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बस उसको ही धीरे 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 कंटिन्यू रखते हुए जो पढ़ाई आप लोग गेट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाई करते हो ना, वही पढ़ाई इसके लिए भी काम में आएगी. अगेन अगर आप लोग डेप्थ में अगर पढ़ाई करते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, राइट, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. और रिज्यूमे के अंदर अगर आप लोग एक लाइन लिखते हो ना, सिर्फ एक लाइन कि वी आर गेट क्वालिफाइड इन दिस ईयर, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में गेट एग्जाम या ये सारी एग्जाम देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 15% लोग ये सारी एग्जाम क्रैक कर पाते हैं, राइट. तो इसीलिए ये कोविड के सिचुएशन में आप लोगों ने बहुत अवेयर होना है. सादा MPSC एग्जाम, मिलिंद सर ने MPSC एग्जामिनेशन के बारे में भी बोला. MPSC अगर अपनी अपनी एग्जाम क्रैक करता है ब्रांच वाइज, तो लेट मी टेल यू, आपकी ब्रांच सिविल या मैकेनिकल होने के बावजूद आपको सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का काम नहीं, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी काम है. अगर कोई इंजीनियर घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वहां पे बत्ती तो जलाने को होना ना, अब उसके लिए उसको बेसिक इलेक्ट्रिकल का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है ना. तो MPSC की एग्जामिनेशन में अगर 4 सब्जेक्ट्स हैं सिविल मैकेनिकल वालों को, पहला सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो हर जगह मिलेगा, जैसे कि विदाउट बायोलॉजी मेडिकल फील्ड इज नो मोर, तो वैसा ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज द हार्ट ऑफ इंजीनियरिंग. अगर आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छे से करते हो तो ही आप लोगों को, अब मेरा खुद का जो PhD रिसर्च वर्क चल रहा है वो ECG सिग्नल के ऊपर चल रहा है, इट्स अ बायोमेडिकल एप्लीकेशन, लेकिन उधर भी मैथमेटिक्स आ गया. बायोमेडिकल एप्लीकेशन है, सादा डॉक्टर अगर मॉनिटर कर रहा है पेशेंट को, उसका ECG सिग्नल विच इज रिलेटेड टू हार्ट, EEG सिग्नल विच इज रिलेटेड टू ब्रेन, EMG सिग्नल विच आर रिलेटेड टू व्हाट दी मसल्स, CT स्कैन, MRI स्कैन, ये सब कुछ इसके अंदर क्या है, मैथमेटिक्स है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म, Z ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसे टूल्स इसके अंदर आते हैं. सादा अपन मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं
तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो हो रही है उसका भी इक्वेशन अपन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। सादा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन? सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, राइट? तो सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी हो गया या जो भी, तो वहां पे मैट्रिक्स पे प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सादा एखादा अगर कोडवर्ड में दे देता और उसको मैट्रिक्स के अंदर अरेंज करता और वो मैट्रिक्स में दूसरे साइड में ट्रांसफर करता हूं इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दैट डेटा, सो मैट्रिक्स इज नथिंग बट द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। समझ में आ रही क्या? तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस आपको तब क्रिएट होगा जब आपके पास का टाइम गया होगा। तो इसलिए प्लीज टाइम आपका बर्बाद मत करो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी लोगों को पता ही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल के ऊपर डिपेंड है, चाहे आपकी ब्रांच कोई भी हो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो, चाहे आपकी ब्रांच कोई भी हो। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन दिस एज वेल एज ये जो बेसिक सब्जेक्ट है ना, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिक्स हो गया और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर इन लोगों को वेटेज, इन सब्जेक्ट को वेटेज भी ज्यादा है। प्लस एमपीएससी एग्जामिनेशन में फाइनल ईयर में अगर आप लोग या उसके बाद अगर आप लोग ये एग्जामिनेशन देते हो तो तब 4 सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली, पहला सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दूसरा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौन सा है? वही है आप लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, लेकिन तब तक आप लोग भूल चुके रहते हैं, या मोस्ट ऑफ द लोगों को सिलेबस ही नहीं पता है, उनको डायरेक्ट फाइनल ईयर में समझना है, तो तब जाके आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर सकते यार। अभी आपके पास टाइम है, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम राइट नाउ बिकॉज यू आर जस्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप लोग अभी डेली 1-1 घंटा भी इन चीजों के ऊपर काम करते हो, पढ़ाई करते हो, डेली 1-1 घंटा, ज्यादा टाइम देना ही नहीं है, तो भी मोर देन इनफ, क्योंकि आई थिंक सो योर टारगेट विल बी 2023 और 2024, इजंट इट? लेकिन जेडब्ल्यू जैसी गलती इधर मत करना। जेडब्ल्यू में गलती ये होती है कि मोस्ट ऑफ द लोग जेडब्ल्यू के जो पीछे जो लगता है कि बेसिक कंसेप्ट जो अपन रेगुलर में पढ़ते हैं ना, वही आप लोग साइड में रखते हो। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले रेगुलर बैच में, जैसे कि मैं डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन जैसे लेसन पढ़ाता हूँ, या बाकी के भी लेसन, बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके लेता हूँ। ऑलमोस्ट 125 से 200 क्वेश्चन मैं डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर लेता हूं, और मोस्ट ऑफ दी मैं अमरावती यूनिवर्सिटी में देख रहा हूं कि 20-25 क्वेश्चन लेके बाकी सारे लोग उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन वो सारे टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब इतनी प्रैक्टिस करके लेते हैं हम यहाँ पे एएमए के अंदर, तब जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको वो चीजें थोड़ी सी आसान लगने लग जाती है, और फिर मजा आता है गेट के बैच में पढ़ने का। फिर उधर ट्रिक्स भी पढ़ी जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैड क्लियर योर कंसेप्ट इन द रेगुलर बैच। इसलिए सबसे पहले रेगुलर बैच करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजंट इट? एमपीएससी एग्जामिनेशन के जो 4 सब्जेक्ट बोले, आपकी अगर मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, तो आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते हो तो आप लोग की वो एग्जाम क्रैक नहीं हो सकती। अगर आप लोगों की ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो या और कोई है, आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है, पूरा सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट उधर बहुत कम है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली आप लोग वो एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, और फिर क्या, तो स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्ट्रगल करने की नौबत मत लाओ, आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, हर एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है, बोलने के लिए पॉइंट वाइज बहुत सारा है। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज, या आप लोगों को लगता है कि सर स्पेसिफिक ये टॉपिक के ऊपर बोलो, जैसे कि सर बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जामिनेशन, ये टॉपिक के ऊपर बोलो, सर हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसा कैसा करना चाहिए, हमने खुद का प्लान कैसा करना चाहिए, तो आप लोग जरूर मुझे व्हॉट्सअप पे वगैरह कम्युनिकेट कर सकते हो या फोन कर सकते हो की सर आम्हाला या पर्टिक्युलर टॉपिकवर तुम्ही लेक्चर द्या आणि आम्हाला एक प्लॅन द्या। तर डेफिनेटली मी त्याच्यावर पण एखादा वेबिनार ठेवेल। तो मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है वो क्लियर किए आप लोगों के, लेकिन आप लोगों को और भी कुछ चाहिए होगा तो आप लोग जरूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मैं यहाँ पे मेरा यानी स्टॉप करता हूँ, राइट? बाकी अपन बैचेस में बात करते ही, और कुछ लगा तो आप लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। अभी मैं मीटिंग हैंड ओवर करता हूँ नितिन सर को, स्वप्निल सर को। हाँ स्वप्निल सर। हाँ यस सर। हाँ स्वप्निल सर को आवाज आ रही मैं सर? मीटिंग हैंड ओवर करता हूँ कि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंस क्रिएट करें हम लोगों को। ओके ओके, आवाज क्लियर है सर? हाँ हेलो, क्लियर है सर, आवाज क्लियर है, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, ओके। ओके ओके। अभी अपने देखा थोड़ा इंफॉर्मेशन, मिलिंद सर ने थोड़ा इंफॉर्मेशन बताई, सेकंड उसके बाद में नितिन सर ने बताई एंड अभिजीत सर ने बताया। सर ने इन्होंने तो पूरा इंफॉर्मेशन 80% 90% सब कुछ बता दिया। बट उसके पहले मैं स्टार्ट करने के पहले मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम स्वप्निल राउत, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस अराउंड 9 इयर्स। ओके, मैं पहले रायसोनी इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर था,
देन उसके बाद में कुछ फैमिली इशू और ये कुछ कॉलेज के इशू अगर ये प्रॉब्लम की वजह से मैं मुंबई में शिफ्ट हुआ, आईटी सेक्टर ज्वाइन किया हूँ। ओके, फिलहाल मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ इन डेटामेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई अंदर इस लोकेशन पे है। वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ एज ए थर्ड पार्टी के अंदर। सो मैं लास्ट 4 साल से मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ। यानी आप बोल सकते हैं कि सर आप तो कंप्यूटर इंजीनियर है तब भी आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ये ऐसा कैसा क्या फंडा क्या है, वर्क फ्रॉम होम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आईटी सेक्टर में आप जाते हो, आईटी सेक्टर में अगर आप जा रहे हो तो आपको 80% लोग जो क्लाइंट साइड के लोग जो रहते हैं वो ऑनलाइन ही काम करते हैं। ओके, अपने इधर लोगों को आदत नहीं है। जब लॉकडाउन लगा तो सब लोग परेशान हो गए कि भाई लॉकडाउन लगा तो है, अब क्या करना। बट वहां पे क्लाइंट साइड, मेरा जो क्लाइंट है यूएस क्लाइंट है, उनको 12 महीने के अंदर 6 महीने वो घर से काम करते हैं। सो वही कंसेप्ट अपने इधर भी लग रहा है, क्योंकि वहां पे वैसी आदत लग रही है तो हम लोग भी अभी ऑनलाइन काम करते हो। ओके, ऑनलाइन वर्किंग यानी क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, कुछ भी बीच में कोई अपने को रिलेशन नहीं है, बीच में कोई अपने को सिर्फ क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करना। यानी क्या, क्लाइंट के साथ काम करना, जो उनकी रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करना है। यानी आज के टाइम के अंदर आप बोल सकते हैं डिजिटलाइजेशन कहाँ पे गया है। डिजिटलाइजेशन अब आप देख नहीं सकते, क्योंकि इसके पहले 6 महीने पहले आपने जो बैच ऑफलाइन करते थे अभी ऑनलाइन पे आए, ऑनलाइन के ऊपर आप हैबिचुअल भी हुए। अगर आपको बोला है कि आपको मीट करना है, मिलना है, आप ओपनली डायरेक्ट वेबएक्स ओपन करते हैं और डायरेक्टली अपनी मीटिंग चालू हो जाती है। ओके, सो दैट मैं ऐसा आपको बोलना चाहता हूँ कि आगे जाके आपको डिजिटलाइजेशन के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद में मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बोला है 9 ईयर्स, साथ ही साथ 4 साल से मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्किंग करता हूँ। मैं फिलहाल में यहाँ पे अभिजीत सर के साथ मैं ज्वाइन हुआ हूँ लास्ट 4 साल से। तो वहाँ पे मैं सी प्रोग्रामिंग जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट रहता है, जो मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे सेकेंड ईयर में जावा है, बाद में पाइथन है, एचटीएमएल है, देन उसके बाद में आप फाइनल ईयर में जाने के बाद डॉटनेट है। ओके, ये सारे सब्जेक्ट की मदर लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग। ओके, अगर आप सी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके ऐसी पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी देखा है थर्ड सेम के स्टूडेंट आते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने फर्स्ट ईयर का सी प्रोग्रामिंग दिया नहीं। जब सेकंड ईयर में गए, सेकंड ईयर में जाने के बाद क्या हुआ उस टाइम पे कि उनको जावा प्रोग्रामिंग आई। तो मेरे पास बच्चे आए, सर हमको जावा प्रोग्रामिंग करनी है, अब क्या करें? मैंने उनको बोला तुझे सी आता क्या, सी प्रोग्रामिंग आती क्या? नहीं सर। तो उनको मुझे सी प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा पढ़ाना पड़ा। ओके, देन सेकेंड डे में जाके उसको जावा समझा। ये कंप्यूटर आईटी के बारे में बोल रहा हूँ। ओके, कंप्यूटर आईटी स्टूडेंट के लिए। वही मैकेनिकल वाला भी बंदा क्या होता है, मैकेनिकल बंदा क्या बोलता है, फाइनल ईयर जाने के बाद उनके कॉलेज में आती है कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी आती है, एमएनसी कंपनी आती है, इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस। आपने सुना होगा, कॉलेज में बैनर विनर लगे होंगे। तो आपने सुना होगा कि ये लोग कंपनी में, आईटी वाला बंदा, सॉरी मैकेनिकल वाला बंदा आईटी में कैसे ज्यादा, आईटी सेक्शन में कैसे ज्यादा, सिर्फ उसको नॉलेज होना चाहिए सी प्रोग्रामिंग, बेसिक नॉलेज सी प्रोग्रामिंग होगा तो वो कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकता है। ओके, आपके घर पे वॉशिंग मशीन होगी, वहां पे एम्बेडेड सिस्टम का कंसेप्ट लगा है। ओके, एम्बेडेड सिस्टम बोला तो उसके लिए भी सी प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंस है। ओके, तो इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि अगर आपको करियर करना है, अभी से आप स्टार्ट करो, वे प्रॉपर प्लानिंग करो। विदाउट प्लानिंग आप आगे मत जाना। ओके, अगर आप बोलेंगे नहीं मैं अभी कुछ करता नहीं, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आने के बाद मैं देखूंगा, मुझे जावा करूंगा कि क्या करना है, मुझे कभी डिसाइड नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है फ्यूचर का। ओके, ये मुझे ये भी मालूम है, ये साल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंप्यूटर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स ये फील्ड में है। इस साल में एडमिशन जो है कंप्यूटर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, बट उनको फ्यूचर में क्या है ये मालूम नहीं है। यानी कुछ लोग बोलते हैं कंप्यूटर इंजीनियर क्या, जो कंप्यूटर को दुरुस्त करता है, भाई वो नहीं है, वो हार्डवेयर इंजीनियर हुआ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है।
ओके। बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए आपको बेसिक ही नॉलेज नहीं होगा तो आप 4 साल के बाद क्या प्रोजेक्ट करेंगे? ओके, कंपनी को फेस कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, भले वो मैकेनिकल वाला हो, सिविल वाला हो, इलेक्ट्रिकल वाला हो, कोई भी ब्रांच का हो, तो उससे फर्स्ट ईयर का बेसिक कंसेप्ट अगर मालूम नहीं, यानी सी प्रोग्रामिंग का बेसिक कंसेप्ट मालूम नहीं, वो कैसे का वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक कर सकता है? ओके, तो ये है सी प्रोग्रामिंग का इम्पोर्टेंस। ओके, उसके साथ सेकंड डे में आप जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट डे का सी प्रोग्रामिंग अपन दे सकते नहीं, हम पेपर नहीं देते हैं, डायरेक्टली कॉलेज वाले पास कर देते हैं वगैरह वगैरह। अब तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने कल एग्जाम दी, कल सेशनल दी, उन्होंने, मैंने आंसर नहीं बताया तो उन्होंने क्या किया, मोबाइल के ऊपर सर्च किया व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसके भी आंसर गलत दिखते हो, मोबाइल के ऊपर सर्च किया और उसका आंसर टिक कर दिया। यानी यहाँ पे क्या करें, आप आपको भी फंसा रहे, आपके घर वाले को फंसा रहे हैं, सबको, दुनिया को फंसा रहे, ये सबसे गलत बात हुई है। ओके, सो दैट मैं यही बोल रहा हूँ, अभी से आप सीरियसली लो, तभी आपको आगे जाके कुछ बेनिफिट हो सकता है। ओके, आप बोलेंगे नहीं मैं फाइनल ईयर में जाने के बाद सोचूंगा कि नहीं मुझे अभी क्या करना है, फर्स्ट आईटी सेक्टर में जाना है। ओके, आईटी सेक्टर में जाना है, चल बेटा तो को पहले सी पढ़, सी प्लस प्लस पढ़, जावा पढ़, डॉटनेट पढ़, वगैरह वगैरह वगैरह, तभी वो वहाँ पे काबिल बन सकता है वो बात के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। ओके, और एक बात वैसा बोलना है कि साथ ही साथ कंपनी की प्रिपरेशन भी अभी से थोड़ा चालू करो। यानी कंपनी में इतनी बुरी हाल है कि आपको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए जब फर्स्ट टाइम जाते हो, तो इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना ही चाहिए। पहली बात कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड टेक्निकल नॉलेज, थर्ड बार एप्टी, एप्टी का कंसेप्ट आता है, एप्टीट्यूड एग्जाम वगैरह वगैरह। ओके, वो सर इसके बाद में कभी ना कभी हम वेबिनार लेंगे उसके ऊपर। ओके, तो एप्टी वही की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, सो दैट वो आपको एप्टीट्यूड एग्जाम, एप्टीट्यूड वो आपको इसमें काम में पड़ेगा, गेट के अंदर भी काम पड़ेगा, बाकी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें है। ओके, और एक मैंने कुछ दिन दोनों के बाद कुछ दिनों के बाद देखा है कि कुछ दिनों के बाद ऐसे देखा उनको, जो उनका सिलेबस तो है, सिलेबस में उसकी पासिंग कितनी है वो पासिंग भी मालूम नहीं है। यानी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर पे जाने के बाद कितने मार्क्स चाहिए वो भी उनको मालूम नहीं है, कितने सब्जेक्ट निकलने चाहिए वो भी मालूम नहीं है। सो दैट आपको ये समझ सकते हो आपको कितना अवेयरनेस है। सो दैट मैं यही बोल रहा हूँ, अभी से ही जो भी सब्जेक्ट टीचर है, जैसे नितिन सर है, अभिजीत सर है, मैं हूँ, उनके साथ आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो कि ये सब्जेक्ट है, इसकी कितना वेटेज कितना है, आगे जाके इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हर एक सब्जेक्ट के बाद में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। और मैं हैंड ओवर करता हूँ नितिन सर के पास आगे का सेशन। Okay. So we are at the end of the session. ठीक है, आज के सेशन के एंड पर आ चुके हैं हम लोग। सो फर्स्टली मेरा सबसे बड़ा थैंक्स रहेगा टू मिलिंद पाटनकर सर। ओके, बिकॉज उन्होंने अपना जो इतना वैल्यूएबल टाइम है वो हमें दिया है, वैल्यूएबल गाइडेंस जो है वो हमें दिया है, बिकॉज ही इज अ लॉट बिजी पर्सन। ठीक है, बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है, बहुत ज्यादा उनके अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं। एंड यू कैन थिंक कि पीडब्ल्यूडी कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, और उसमें अगर डिप्यूटी इंजीनियर के पोस्ट पर है, सो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। उसके अंदर से इफ द पर्सन इज टेकिंग द टाइम फॉर अस टू गाइड अस, सो फर्स्ट थैंक्स टू मिलिंद पाटनकर सर, थैंक यू सो मच सर। सेकंड थैंक्स आता है तुम सब स्टूडेंट्स को, तुम सब फ्रेंड्स को। हाँ, यस सर। I'm also happy to be with you. Actually, not that much busy, but to be with you is a joy for me. You call me anytime, I'll be there with you. Thank you very much. Sir, yes sir. Thank you. You can continue. And You can continue. हाँ, yes sir, yes. And second thanks would be to obviously you students, because तुम स्टूडेंट्स अगर ना हो, तुम्हारा अगर ये इंटरेस्ट ना होता, तुम लोग अगर इतने ज्यादा अमाउंट में ज्वाइन नहीं होते, तो शायद हम लोग ये प्रोग्राम इस तरीके से ना कर पाते। सो अनदर थैंक्स टू यू। एंड ऑब्वियसली जो तीसरा मेरा थैंक्स आता है वो है मेरे खुद के कलीग्स अभिजीत सर एंड स्वप्निल सर, बिकॉज हमारी टीम में अगर हम तीनों के साथ में जब हम काम करते हैं तभी हम कुछ काम कर पाते हैं, अदरवाइज हमारा कोई काम होता नहीं है। हमेशा से एक सपोर्ट होता है तीनों का एक दूसरे को। एंड एट द एंड थैंक यू सो मच। एंड आई डिक्लेयर कि ये प्रोग्राम एंड हो जाता है। अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर तुम्हें डाउट होता है, तो
यू कैन डायरेक्टली कॉल, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ठीक है। एंड मी, अभिजीत सर और स्वप्निल सर, किसी को भी तुम लोग कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली तुम लोग कांटेक्ट करते हो, वी विल डेफिनेटली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ यू गाइस, ओके। सो थैंक यू सो मच।